नमस्कार दोस्तों, मैं ललित माटोलिया आपका ऑनलाइन पढ़ाई में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों जल्दी से आज जुड़ जाइए, क्योंकि आज अपना जो टॉपिक है वो बेसिकली कंट्रोल स्टेटमेंट से रिलेटेड है। तो उसी के अपन एमसीक्यू है वो डिस्कस करेंगे। कंट्रोल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर कि मुझे क्या करना है, प्रोग्राम्स के स्टेटमेंट्स को एज पर कंडीशन प्रिंट करना है। मान लो कि अगर मेरी कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू के अकॉर्डिंग मुझे कौन सा स्टेटमेंट प्रिंट करना है, और अगर फॉल्स होती है तो फॉल्स के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट प्रिंट करना है। तो कंट्रोल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चंस रहेंगे आज के सेशन के अंदर, और कुछ वेरिएबल्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन रहेंगे, और देन आपके पास में ऑपरेटर्स के क्वेश्चन रहेंगे। तो मिक्सअप टाइप का है, बट मेन कंसंट्रेशन अपना रहेगा आज कंडीशनल पे और कंट्रोल स्टेटमेंट के ऊपर। ठीक है, तो दोस्तों जल्दी से जुड़ जाइए, और देन हमारे सेशन को शेयर, सब्सक्राइब और देन कमेंट करना ना भूले। जल्दी से जल्दी शेयर करिए, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए। ओके, तो आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हैं तो उनको अपन वन बाय वन करके और देन डिस्कस करेंगे इन डेप्थ के अंदर, और स्टेप बाय स्टेप उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या करना है, दिए गए प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। तो प्रोग्राम का आउटपुट अगर मुझे प्रिंट करना है तो सबसे पहले मुझे एक प्रोग्राम दिया होगा, तो उसमें मेरे पास में एक वेरिएबल डिक्लेयर है इंटीजर i इक्वल्स टू 10। ओके, फिर यहां पर मुझे i की वैल्यू को प्रिंट करना है। देन उसके बाद में अपन एक ब्लॉक बनाया है, ये जो कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करा है ना, इसे अपन क्या कहते हैं दोस्तों, ब्लॉक कहते हैं। ओके, मैं एक बार पेन ले लेता हूं। तो ये जो मेरा पार्ट है उसे अपन क्या कहते हैं, ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, ब्लॉक कहेंगे, BLOCK। उसके बाद में यहां पर अपन ने इंटीजर वेरिएबल को फिर से इनिशिएट करा i इक्वल्स टू 20 से, फिर i की वैल्यू प्रिंट करिए, फिर यहां पर i की वैल्यू में इंक्रीमेंट कराए, फिर i की करंट वैल्यू वो प्रिंट करिए। और जैसे आप इस ब्लॉक से बाहर निकलते हैं तो दोस्तों यहां पर मुझे i की वैल्यू फिर से प्रिंट करनी है। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो मेरा ब्लॉक है, यहां पर i की वैल्यू आपने कितनी लिख रखी है, 10 लिख रखी है। उस 10 को मैंने यहां पर प्रिंट कर लिया। तो सबसे पहले मेरा यहां पर i क्या प्रिंट होगा, 10 प्रिंट होगा। उसके बाद में मैंने एक ब्लॉक स्टार्ट किया, उस ब्लॉक के अंदर i की वैल्यू 20 से इनिशिएट करिए और इसको 20 प्रिंट कर दिया। ये i है वो 20 प्रिंट कर देगा। फिर उसके बाद में दोस्तों अपन ने यहाँ पर i की वैल्यू में 1 से इंक्रीमेंट करा है। तो i की वैल्यू अभी यहाँ पर कितनी है, 20 है, उसमें मुझे 1 से इंक्रीमेंट करना है। तो 1 से इंक्रीमेंट करते ही यहाँ पर दोस्तों वैल्यू कितनी हो गई, 21 हो गई। और जो यहाँ पर ब्लॉक लिखा हुआ है उस ब्लॉक का स्कोप केवल इस लास्ट कर्ली ब्रेसेस तक होता है। ठीक है, तो ये जो i वेरिएबल आपने 20 यहाँ पर डिक्लेयर करा और देन असाइन करा है, उसका स्कोप केवल इस ब्लॉक तक रहेगा। उसके बाहर जब आप प्रिंट करेंगे i की वैल्यू को, तो वो वैल्यू कौन सी आएगी, जो आपने ऊपर प्रिंट करी है i की वैल्यू। ठीक है, तो इस वाला जो स्टेटमेंट है वो i की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा दोस्तों, 10 प्रिंट करेगा। ठीक है, तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो गया, सबसे पहले 10 प्रिंट होगा, फिर बीच में 20 प्रिंट होगा, फिर इंक्रीमेंट होके 21 हो गया। लेकिन ये जो इस ब्लॉक के बाहर जो i प्रिंट हो रहा है वो कौन सा प्रिंट करेगा, ये जो सबसे पहले आपने डिक्लेयर करा है, क्योंकि इस ब्लॉक का स्कोप यहां तक ही रहता है। इस ब्लॉक के अंदर जो वेरिएबल आपने डिक्लेयर करा है वो केवल और केवल यहां तक विजिबल होगा। उसके बाहर जो वेरिएबल है वो इस पर्टिकुलर ब्लॉक का वेरिएबल होगा, ये जो मेन फंक्शन का ब्लॉक है उसका वेरिएबल होगा। तो 10, 20, 21 एंड देन 10, ये ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर है यहां पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ में आया होगा। ये बेसिकली वेरिएबल्स के रिलेटेड क्वेश्चन है, और देन यहाँ पर अपन एक ब्लॉक बनाया, उस ब्लॉक के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करा, वेरिएबल के अंदर इंक्रीमेंट करा। जैसे ही ब्लॉक का स्कोप कंप्लीट होता है तो उसके बाद में i की वैल्यू को प्रिंट करा। तो वो जो i की वैल्यू, लास्ट वाली i की वैल्यू है, वो सेम वही प्रिंट होगी जो आपने ऊपर प्रिंट करी है ब्लॉक से पहले। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें क्या पूछ रहा है आपको, प्रोग्राम का आउटपुट पूछ रहा है कि प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। ओके सोनू, समझ में आ गया, ग्रेट। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें आप देखिए दोस्तों, एक वेरिएबल डिक्लेयर करा है अपन ने a और उसको 11 से इनिशिएट करा है, और दूसरा वेरिएबल है b, उसको मैंने 5 से इनिशिएट करा है।
तो सबसे पहले अपन ने यहाँ पर इफ कंट्रोल को यूज करा है दोस्तों। तो मैं आपको यहाँ पर सिंटेक्स बता रहा हूँ इफ कंट्रोल का, उसके बाद में अपन क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगर मैं इफ कंट्रोल को यूज करता हूं तो मेरा सिंटेक्स क्या होगा दोस्तों, यहां पर लिखूंगा मैं इफ देन कंडीशन। अगर ये मेरी कंडीशन ट्रू होती है तो मुझे स्टेटमेंट को प्रिंट करना है दोस्तों, यहां पर स्टेटमेंट को प्रिंट करना है। अब स्टेटमेंट में सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट हो सकते हैं और देन उसकी वैल्यू प्रिंट हो सकती है। और इस इफ के बाहर जो भी आपके पास में स्टेटमेंट है उसको मैंने स्टेटमेंट एक्स से लिख दिया दोस्तों। यहां पर किससे लिख दिया, स्टेटमेंट एक्स से लिख दिया। तो इफ कंडीशन को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैंने इफ कंडीशन लगाई। कंडीशन में मेरे पास में रिलेशनल ऑपरेटर का आप यूज कर सकते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, या और भी आप ऑपरेटर अप्लाई करके और देन वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर कंडीशन पे मेरे पास में आती है वैल्यू नॉन जीरो, अगर मैं रिलेशनल ऑपरेटर यूज नहीं करता हूं, कंडीशनल में मेरे पास में आती है नॉन जीरो। नॉन जीरो का मतलब होता है एनी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू, एनी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू। तो उस केस में कंडीशन मेरी क्या होती है दोस्तों, ट्रू होती है। और अगर जीरो आता है तो कंडीशन क्या होगी दोस्तों, फॉल्स होती है। ठीक है, तो ये मेरा एक कंडीशन है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तब तो मेरा स्टेटमेंट फर्स्ट भी प्रिंट होगा और बाहर आके स्टेटमेंट एक्स को भी प्रिंट करेगा। मान लेते हैं कि मेरी जो कंडीशन है वो ट्रू है, तो उस केस में आपका स्टेटमेंट फर्स्ट भी प्रिंट होगा दोस्तों और स्टेटमेंट एक्स भी प्रिंट होगा। क्योंकि कंडीशन ट्रू हुई तो वो स्टेटमेंट फर्स्ट को प्रिंट करेगा, स्टेटमेंट फर्स्ट प्रिंट करने के बाद में स्टेटमेंट एक्स पे आएगा, तो दोनों स्टेटमेंट प्रिंट हो गए। लेकिन अगर कंडीशन होती है दोस्तों फॉल्स, तो उस केस में वो कंडीशन के अंदर यानी इफ ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा, डायरेक्टली क्या प्रिंट करेगा, स्टेटमेंट एक्स प्रिंट करेगा दोस्तों। तो ये मेरा केस बनेगा। दो केसेस बन सकते हैं, या तो कंडीशन आपकी ट्रू होगी या कंडीशन फॉल्स होगी। कंडीशन ट्रू होने पे स्टेटमेंट फर्स्ट भी एग्जीक्यूट होगा और स्टेटमेंट एक्स भी एग्जीक्यूट होगा। कंडीशन फॉल्स होने पे डायरेक्टली वो कंट्रोल से बाहर निकलेगा और बाहर आपने जो भी स्टेटमेंट लिख रखे हैं वो सारे के सारे स्टेटमेंट्स आपके पास में प्रिंट होंगे, चाहे वो एक स्टेटमेंट हो चाहे मल्टीपल स्टेटमेंट हो। ठीक है, तो अपन इसके क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपको दे रखा है ए की वैल्यू 11 है और बी की वैल्यू आपने दे रखी है 5। ठीक है, फिर इफ कंडीशन में मैंने क्या लिखा है, यहां पर ए की वैल्यू को 5 से असाइन करा है दोस्तों, कंपैरिजन नहीं करा है, यहां पर क्या करा है, असाइन करा है। तो ये जो 5 है वो किस में आ गया, इस ए वेरिएबल में आ गया। और मैंने आपको यहां पर रूल बताया कि नॉन जीरो का मतलब एनी पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर और नेगेटिव वैल्यू होती है तो उसे अपन क्या कहते हैं, ट्रू कहते हैं। ठीक है, और ए की वैल्यू यहां पर आपने 11 इनिशिएट कर रखी थी, वो 11 वैल्यू अब क्या हो गई दोस्तों, 5 हो गई। अब ए की वैल्यू 11 नहीं रही है, अब ए की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई है, क्योंकि आपने असाइन करा है। और इफ कंडीशन आपकी क्या हो गई दोस्तों, यहां पर ट्रू हो गई। ट्रू क्यों हुई, क्योंकि ये नॉन जीरो यानी पॉजिटिव वैल्यू है। तो जब कंडीशन ट्रू होती है तो इफ के अंदर जाएगा और इफ के अंदर जाके बी के अंदर इंक्रीमेंट करेगा। तो बी के अंदर इंक्रीमेंट करने का मतलब क्या हो गया, बी की वैल्यू आपको दे रखी है 5, तो यहां पर आप लिखेंगे बी प्लस प्लस को b इज इक्वल टू बी प्लस 1। बी की वैल्यू क्या है दोस्तों, यहां पर 5 प्लस 1 किया तो कितना हो गया दोस्तों, 6 हो गया। तो बी की वैल्यू आपकी अपडेट हो गई। इफ कंडीशन के बाहर आपने प्रिंट का स्टेटमेंट लिख रखा है तो वो भी प्रिंट होगा। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग वो मेरा क्या हो गया, स्टेटमेंट एक्स हो गया। जो प्रिंट एफ का आपने लाइन लिख रखी है वो क्या है, स्टेटमेंट एक्स हो गया, तो वो प्रिंट होगा। ए की वैल्यू क्या है यहां पर 5, प्री इंक्रीमेंट है, तो प्री इंक्रीमेंट होते ही क्या होगा, ए की वैल्यू यहां पर हो जाएगी 6 दोस्तों। और एक आपके पास में पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो पोस्ट इंक्रीमेंट की वैल्यू क्या है, बी। और बी की वैल्यू अगर आप देखते हैं तो कितनी वैल्यू होगी यहां पर, 6। बी की वैल्यू क्या हो गई दोस्तों, 6 हो गई। तो यहां पर जो मेरा आंसर आएगा वो क्या आएगा, प्लस प्लस ए की वैल्यू और देन बी की वैल्यू। ये जो आपने बाद में इंक्रीमेंट करा है वो इंक्रीमेंट नहीं होगा, क्योंकि स्टेटमेंट मुझे पहले प्रिंट करना है। लेकिन अगर मैं इस लाइन के बाद में प्रिंट करता हूं बी की वैल्यू, तब मेरी वैल्यू क्या होगी, 7 होगी।
अगर मैं इस प्रिंट एफ की लाइन के बाद में वापस एक प्रिंट एफ की लाइन लिखता हूं तब मेरी बी की वैल्यू 7 होगी। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है दोस्तों, यहां पर आपने ए की वैल्यू 5 रखी, कंडीशन आपकी ट्रू हुई, बी में आपने इंक्रीमेंट करा, बी की वैल्यू 5 थी, 5 में एक इंक्रीमेंट करा, बी की वैल्यू 6 हो गई। प्रिंट एफ के अंदर आपने प्लस प्लस ए करा, तो प्लस प्लस ए करते हैं यहां पर 5 की जगह कितना हो गया, 6 हो गया, क्योंकि आपने एक इंक्रीमेंट कर दिया। और यहां पर केवल बी की वैल्यू लेंगे क्योंकि वो क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है कि सबसे पहले आपकी वैल्यू है वो प्रिंट होती है, उसके बाद में जो इंक्रीमेंट करेंगे तो उसके नीचे अगर कोई प्रिंट एफ स्टेटमेंट है तो वो आपके पास में बी की वैल्यू को इंक्रीमेंट करके प्रिंट करेगा। लेकिन यहां पर जो मेरा आंसर जनरेट हो रहा है वो क्या हो रहा है, 6 एंड देन 6। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, क्योंकि प्लस प्लस ए करा तो वो इंक्रीमेंट हो गया जो भी आपकी ए की करंट वैल्यू है, और बी की वैल्यू मुझे यहां पर डायरेक्टली प्रिंट करनी है क्योंकि इंक्रीमेंट नहीं होगा इस लाइन पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या है, 6 एंड देन 6 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें भी मुझे आउटपुट प्रिंट करना है, और ये क्वेश्चन भी आपके पास में इफ के ऊपर बेस्ड है। ओके, अगर मेरी कंडीशन दोस्तों यहां पर ट्रू होती है तो वो इफ कंट्रोल में जाएगा, अगर कंडीशन मेरी फॉल्स होती है तो क्या करेगा, वो डायरेक्टली इफ के बाहर जो स्टेटमेंट है वो आपके पास में प्रिंट होगा। ठीक है, तो सुखविंदर कह रहा है कि इसका ऑप्शन सी आएगा। सुखविंदर, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी आएगा या कुछ और आएगा? ओके, नमस्ते सुखविंदर। देखिए इस क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूं कि जहां पर आपने वैल्यू लिखी है, वैल्यू को आपने कितना लिखा, 0 लिखा। ठीक है, अगर इफ कंडीशन के अंदर दोस्तों यहां पर आप 0 लिखते हैं, इफ कंडीशन के अंदर आप 0 लिखते हैं तो 0 का मतलब दोस्तों यहां पर क्या होता है, फॉल्स होता है, कंडीशन फॉल्स है। और जब कंडीशन फॉल्स होती है तो इफ के अंदर जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होते, यानी इफ के अंदर जाएगा ही नहीं। और इफ में मेरा स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, केवल एक सिंगल लाइन है जो कि आपकी प्रिंट की है यहां पर, और ये जो नीचे लाइन लिखी हुई है वो इफ के बाहर है। ललित जो लिखा हुआ है वो क्या है, इफ के बाहर है। तो मैंने यहां पर लिखा इफ वैल्यू, और वैल्यू की जगह आपने क्या लिख रखा है दोस्तों, 0। तो जब 0 होता है तो इफ के अंदर कंडीशन क्या होती है, फॉल्स होती है। और जब इफ की कंडीशन फॉल्स होगी तो वेल डन नहीं प्रिंट करेगा, प्रिंट क्या करेगा, ललित प्रिंट करेगा, क्योंकि वो इस कंडीशन के बाहर है। तो मेरा आंसर क्या होगा दोस्तों, यहां पर बी होगा। लेकिन अगर मैं यहां पर वैल्यू को, अगर मैं यहां पर वैल्यू को कितना कर देता हूं, 1 कर देता हूं, वैल्यू को 1 कर देता हूं, इफ वैल्यू इक्वल्स टू 1, तो उस केस में क्या होगा, तो इफ के अंदर आपने लिखा इफ 1, तो अगर ये कंडीशन ट्रू है, क्योंकि 1 है तो कंडीशन ट्रू है, तो जब 1 लिखते हैं तो उस केस में मेरा जो आउटपुट आएगा दोस्तों वो क्या आएगा, वेल डन, वेल डन। और उसके बाहर जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो प्रिंट होगा, तो वेल डन ललित, ये आपके पास में रिजल्ट आएगा। कब आएगा, जब वैल्यू आपके पास में 1 होगी तो वेल डन ललित आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको वैल्यू क्या दे रखी है दोस्तों, 0 दे रखी है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा, ललित केवल प्रिंट होगा यहां पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। सुखविंदर, सोनू बेरवा एंड अदर्स ऑल्सो। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी आपके पास में इफ कंट्रोल से रिलेटेड क्वेश्चन ही है। यहां पर आप देखिए मेरे पास में 3 वेरिएबल डिक्लेयर्ड है और देन उनको कुछ वैल्यू असाइन कर रखी है। एक वेरिएबल है इंटीजर वैल्यू 1, तो वैल्यू 1 को मैंने इनिशिएट नहीं करा, असाइन नहीं करा, तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, गार्बेज होती है। वैल्यू 2 को मैंने असाइन करा किससे, 100 से, तो 100 से मैंने असाइन कर दिया वैल्यू 2 को। नम को मैंने असाइन करा कितने से, 100 से। फिर यहां पर इफ कंडीशन देखिए, इफ कंडीशन में अपन ने क्या लिखा है, इफ देन वैल्यू 1 इज इक्वल टू वैल्यू 2 क्या है, 100, तो आपने यहां पर लिखा 100 रिमाइंडर बाय 5, 100 रिमाइंडर बाय 5। तो इसको आप सोल्व करिए,
100 में आपने रिमाइंडर दिया 5 का, तो दोस्तों रिमाइंडर कितना आ गया 0, और वैल्यू 1 के अंदर आपकी जो वैल्यू है वो कितनी हो गई 0। तो इफ देन 0, इफ 0, तो 0 का मतलब क्या होता है दोस्तों, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो जब कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या नम की वैल्यू 5 इनिशिएट होगी? क्या नहीं होगी। नम की वैल्यू 5 तभी इनिशिएट होगी जब आपकी कंडीशन ट्रू होगी। तो नम इक्वल टू 5 नहीं रहेगा, नम की वैल्यू आपको वो एज इट इज रखनी है जो आपने ऊपर इनिशिएट करी है। ठीक है, तो नम की वैल्यू दोस्तों यहां पर मेरी कितनी आ गई, 100 आ गई। वैल्यू 1 दोस्तों यहां पर कितना आया, मेरे 0 आया। तो यहां पर आप लिखेंगे वैल्यू 1 0, एंड वैल्यू 2 की वैल्यू क्या है, वो आपके पास में दोस्तों 100 है, क्योंकि वैल्यू 2 को मैंने चेंज नहीं करा, वैल्यू 2 आपका 100 ही है। केवल और केवल जो चेंजेज हुआ वो किसमें हुआ, वैल्यू 1 के अंदर हुआ है। वो क्यों हुआ वैल्यू 1 के अंदर चेंजेज, क्योंकि अपन ने यहां पर असाइनमेंट का यूज करा है कि जब वैल्यू 2 रिमाइंडर बाय 5 करेंगे, 100 के अंदर जब मैं 5 से रिमाइंडर निकालता हूं दोस्तों तो रिजल्ट कितना आता है, 0 आता है। 100 के अंदर जब मैं 5 से रिमाइंडर निकालता हूं तो कितना आता है, 0, और वैल्यू 1 कितना हो गया, 0। वैल्यू 1 जब 0 होता है तो कंडीशन क्या होती है, फॉल्स होती है। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो नम की वैल्यू 5 सेट नहीं होगी, उसके बाहर जो प्रिंट एफ लिखा हुआ है उसको प्रिंट करना है। तो नम की वैल्यू आपका ये पिक करेगा, वैल्यू 1 आपको ये पिक करना है, वैल्यू 1 इक्वल टू 0, एंड वैल्यू 2 कितना होगा, 100। तो आप देखिए आंसर कौन सा आएगा। ज्योति ने लिखा है सी, जबकि आंसर क्या है आपके पास में, 100 0 एंड देन 100। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है ज्योति, ऑप्शन डी है वो इसका करेक्ट आंसर है। नम की वैल्यू 100 है, वैल्यू 1 की 0 है, और देन वैल्यू 2 की 100 है। क्योंकि नम इक्वल टू 5 होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन फॉल्स है दोस्तों। यहां पर अगर कंडीशन ट्रू होती तब नम की वैल्यू 5 होती। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो क्या है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, 100 0 एंड देन 100। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है वो बेसिकली स्विच केस का क्वेश्चन है। स्विच केस कब यूज करते हैं, जब मुझे मेनू ड्रिवन प्रोग्रामिंग का काम करना है। मेनू ड्रिवन का मतलब मुझे 1 नंबर चॉइस पे एडिशन का प्रोग्राम करना है, 2 नंबर चॉइस पे मुझे सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम करना है, 3 नंबर पे मल्टीप्लीकेशन, 4 पे डिवीजन, 5 पे रिमाइंडर। तो आपके पास में अलग अलग चॉइसेस होती है, उस चॉइस के अकॉर्डिंग अगर आप वर्क करते हैं तो उसके लिए आप सेपरेट कोड लिखते हैं केस के अंदर। ठीक है, तो स्विच केस के अंदर क्या होगा, वैल्यू एज पर केसेस डिसाइड होती है, एज पर केस आपका प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होता है। लेकिन इस स्विच प्रोग्राम के अंदर देखो, स्विच का सिंटेक्स क्या है, स्विच लिखेंगे, फिर उसमें आप कोई भी वैल्यू पास करेंगे, वैल्यू पास करने के बाद में आपका केस 5 अगर है तो केस 5 एग्जीक्यूट होगा। इसके नीचे ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है तो वो नेक्स्ट केस में जंप करेगा, प्रिंट करेगा 6 को, देन उसके बाद में ब्रेक नहीं है तो डिफॉल्ट केस में जाएगा, प्रिंट करेगा 0 को, देन ब्रेक। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है फ्लोट वैल्यू। ओके, क्या दे रखा है, फ्लोट वैल्यू दे रखी है। तो स्विच केस के अंदर दोस्तों फ्लोटिंग वैल्यूज नॉट अलाउड इन स्विच केस। In switch case, floating value not allowed. Floating value not allowed. इसके अंदर आप फ्लोट वैल्यू को यूज नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर आप फ्लोट वैल्यू को यूज नहीं कर सकते हैं तो क्या देगा, प्रोग्राम कंपाइल टाइम एरर देगा, क्योंकि आपको फ्लोट यहां से पास करा नंबर के अंदर, और स्विच केस है वो फ्लोटिंग वैल्यू को यूज नहीं करता, फ्लोटिंग वैल्यू अलाउ नहीं है इसके अंदर, कंपाइलर के अंदर। ओके, तो उस केस में मेरा रिजल्ट क्या आएगा, कंपाइलर एरर जनरेट होगी। ठीक है, तो आपको रूल ध्यान रखना है, स्विच केस डजंट अलाउ द फ्लोटिंग वैल्यू। स्विच केस के अंदर आप फ्लोट यूज नहीं कर सकते। स्विच केस के अंदर आप क्या यूज कर सकते हैं, स्विच केस के अंदर आप इंटीजर वैल्यू यूज कर सकते हैं, स्विच केस के अंदर आप करेक्टर वैल्यू यूज कर सकते हैं, स्विच के अंदर आप शॉर्ट यूज कर सकते हैं, लॉन्ग यूज कर सकते हैं, बट फ्लोटिंग वैल्यू अलाउ नहीं होती है दोस्तों। तो ये रूल आपको ध्यान रखना है। अगर स्विच के प्रोग्राम में आपने डायरेक्टली फ्लोट को यूज करा है तो वो कंपाइल टाइम एरर देगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाएगा दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है कंपाइलर एरर।
क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 भी उसी टाइप का है, बट यहां पर आपको पूछा गया है कि कौन सी वैल्यू आप यूज नहीं कर सकते हैं। एक स्विच स्टेटमेंट के कंट्रोलिंग एक्सप्रेशन का प्रकार का नहीं हो सकता। तो मैंने आपको अभी बताया इंटीजर टाइप का हो सकता है दोस्तों, करेक्टर हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है, बट फ्लोटिंग वैल्यू अलाउ नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, क्योंकि स्विच केस के अंदर आप फ्लोटिंग वैल्यू नहीं यूज कर सकते। यूज जो करेंगे वो क्या करेंगे? करेक्टर करेंगे, इंटीजर करेंगे, शॉर्ट करेंगे और देन लॉन्ग करेंगे। अदर टाइप के डेटा टाइप यूज कर सकते हैं, तो फ्लोट, डबल, लॉन्ग, डबल, जो भी रियल टाइप के डेटा टाइप्स है उनको आप यूज नहीं कर पाएंगे स्विच केस के अंदर। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, वो भी आपके पास में स्विच केस पे बेस्ड है। यहां पर आपको एक चॉइस के अंदर आपको एक वैल्यू पास करनी है। चॉइस मेरा एक वेरिएबल है जिसमें आपको एक वैल्यू पास करनी है, और जो वैल्यू पास करनी है वो किस टाइप की है दोस्तों? करेक्टर टाइप की वैल्यू है। सिंगल कोट कैपिटल आर लिखा हुआ है यहां पर। अब केस आर मैच करेगा, क्योंकि केस मुझे क्या मिला? आर मिला, तो आर मैच करेगा। आर मैच करते इसने रेड को प्रिंट करा दोस्तों। अब केस के नीचे ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है। ब्रेक का मतलब होता है टू कम आउट ऑफ द स्विच केस, यानी स्विच केस से बाहर निकलने के लिए अपन क्या करते हैं? ब्रेक का यूज करते हैं। लेकिन यहां पर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं होने के कारण से क्या करेगा? वो दूसरे केस पे जाएगा, दूसरे केस पे जंप करेगा, और दूसरे केस पे जंप करके इसने व्हाइट को भी प्रिंट कर दिया। अब इसके नीचे भी ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है, तो वो क्या करेगा? बी वाले केस पे आएगा, ब्लू को प्रिंट करेगा। इसके नीचे भी ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है, तो वो दोस्तों ग्रीन को भी प्रिंट करेगा। और उसके बाद में ब्रेक मिला, ब्रेक मिलते ही स्विच केस से बाहर आ जाएगा दोस्तों, इस स्विच केस से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है तो सारे के सारे केसेस एग्जीक्यूट करेगा दोस्तों इसी सीक्वेंस के अंदर। जैसी सीक्वेंस आपको क्वेश्चन में दिख रही है, सेम सीक्वेंस के अंदर वो एलिमेंट्स को प्रिंट करेगा, या जो स्ट्रिंग लिखी है उसको प्रिंट करेगा। तो सबसे पहली स्ट्रिंग मेरी रेड प्रिंट होगी, फिर उसके बाद में व्हाइट प्रिंट होगा, फिर ब्लू प्रिंट होगा, और लास्ट के अंदर ग्रीन प्रिंट होगा। तो देखिए ऑप्शन कौन सा है इसके अंदर? रेड, व्हाइट, ब्लू एंड ग्रीन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, तो स्विच केस के अंदर जो भी आप चॉइस लिखेंगे, जो भी आप करेक्टर लिखेंगे, वो करेक्टर से डायरेक्टली मैच कर रहा है। अगर वहां पर ब्रेक नहीं है तो वो नेक्स्ट केस पे जंप करेगा, उसके अंदर जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसको प्रिंट करेगा। फिर वहां पर भी ब्रेक नहीं है तो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे मूव करेगा, नेक्स्ट केस को चेक करेगा, उसको प्रिंट करेगा। कब तक करेगा? जब तक कि आपके पास में ब्रेक स्टेटमेंट नहीं आ जाता। ठीक है, और अगर ब्रेक नहीं भी है तो इसी सीक्वेंस के अंदर वो एग्जीक्यूट करता जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने यहां पर आई की वैल्यू 0 से इनिशिएट कर रखी है। आई की वैल्यू क्या है दोस्तों? यहां पर 0 है, और इफ कंडीशन के अंदर मैं चेक कर रहा हूं इफ क्या 0 इक्वल है क्या 0 के। तो यहां पर अपन क्या कर रहे हैं? कंपेरिजन कर रहे हैं। तो क्या 0 इक्वल है क्या 0 के? तो अगर इक्वल है तो इफ में क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा, और 1 का मतलब क्या होता है? कंडीशन ट्रू होती है दोस्तों, कंडीशन ट्रू होती है, तो वो आया इसके अंदर। लेकिन यहां पर आपने ब्रेक लिख रखा है दोस्तों, तो इफ के अंदर आप ब्रेक को यूज नहीं कर सकते। इफ के अंदर आप ब्रेक को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, तो दोस्तों यहां पर क्या देगा? ये कंपाइल टाइम एरर देगा। ठीक है, ब्रेक को आप कहां पर यूज कर सकते हैं? ब्रेक को आप स्विच केस में यूज कर सकते हैं, और ब्रेक को अपन लूपिंग के अंदर यूज करेंगे। जब आप लूप्स को यूज करेंगे ना, तब वहां पर अपन ब्रेक का मीनिंग समझेंगे। अभी के लिए आपको ध्यान रखना है कि इफ के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट डायरेक्टली यूज नहीं होता है। अगर मुझे ब्रेक को यूज करना है तो इसके ऊपर मुझे लूपिंग का यूज करना पड़ेगा। लूपिंग में जैसे वाइल लूप हो गया, डू वाइल लूप हो गया, फोर लूप हो गया, वो मुझे इसके ऊपर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रोग्राम है वो कंपाइल नहीं होगा, कंपाइल टाइम एरर जनरेट करेगा। नॉर्मली अपन ने कंडीशन चेक करी, ट्रू है, लेकिन यहां पर ब्रेक स्टेटमेंट होने के कारण से ये प्रोग्राम कंपाइल नहीं हो पाएगा, तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा? कंपाइल टाइम एरर जनरेट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 अपन ने करा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपका प्रोग्राम का कोड का आउटपुट पूछ रहा है। यहां पर एक लेबल अपन ने यूज करा है गोटू। गोटू मेरा एक कीवर्ड है। गोटू क्या करता है, अनकंडीशनल जंप के लिए अपन इसको यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं दोस्तों, अनकंडीशनल जंप के लिए। अनकंडीशनल जंप, अनकंडीशनल जंप अगर मुझे करना है प्रोग्राम के अंदर तो उसके लिए मुझे गोटू का यूज करना होता है। गोटू का सिंटेक्स क्या होता है, गोटू देन जो भी आपकी लेबल की वैल्यू होती है वो वैल्यू आप लिखेंगे और देन सेमीकोलन आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, गोटू देन लेबल की वैल्यू एंड देन सेमीकोलन। तो सबसे पहले आप देखिए मेन प्रोग्राम से आपका सी का प्रोग्राम स्टार्ट होगा। सबसे पहले आपने 1 प्रिंट करा दोस्तों, 1 प्रिंट कर दिया। देन गो टू L1, तो L1 मेरा लेबल है। L1 मेरा क्या है, लेबल है। तो L1 के लेबल पे आएगा। फिर यहां से गो टू L2, तो डायरेक्टली L2 के लेबल पे चला गया। तो बीच में जो भी आपके स्टेटमेंट है वो स्किप हो गए। ठीक है, क्योंकि गोटू क्या काम कर रहा है, अनकंडीशनल जंप के लिए अपन गोटू का यूज करते हैं। तो गोटू क्या करता है, डायरेक्टली जो भी आपको लेबल दे रखा है उस लेबल पे मूव करेगा। अब इस लेबल पे आ गया, लेबल पे आने पे वापस एक गो टू L2 लिखा हुआ है तो वो L2 पे मूव करेगा। L2 पे मूव करके और देन इसकी जो वैल्यू है उसको प्रिंट करेगा। तो L2 पे प्रिंट एफ क्या लिख रखा है, 4, और गो टू से पहले अपन ने क्या प्रिंट कर रखा है, 1। तो मेरा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर 1 एंड देन 4। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो गो टू मेरा एक कीवर्ड है जो क्या करता है, अनकंडीशनल जंप के लिए काम करता है। अगर गोटू के बीच में आपने कितने भी स्टेटमेंट लिख रखे हैं तो वो आपके स्किप हो जाएंगे, वो प्रिंट नहीं होंगे। ठीक है, तो गोटू ने L1 पे भेजा, L1 पे आ गया। फिर यहां से गोटू ने L2 पे भेजा तो L2 पे आ गया। L2 के साथ में अपन ने प्रिंट क्या करा है, 4 प्रिंट करा है। तो 4 मेरा प्रिंट हो गया। तो 1 एंड देन 4 इसका करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर ए। 1 एंड 4 प्रिंट होगा तो ऑप्शन नंबर ए मेरा यहां पर करेक्ट आंसर आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है वो आपके पास में इफ कंडीशन और इफ एल्स कंडीशन दोनों का मिक्सअप है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं इफ एल्स कंडीशन कैसे वर्क करती है। तो इफ देन मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा कंडीशन फर्स्ट या कंडीशन जो भी है, अगर ये ट्रू होती है तो मेरा स्टेटमेंट फर्स्ट एग्जीक्यूट होगा दोस्तों। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स वाला जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा, जिसे अपन ने स्टेटमेंट सेकंड कह दिया। और देन इसके बाहर अगर मैंने स्टेटमेंट एक्स लिख रखा है तो वो प्रिंट होगा। ठीक है, तो यहां पर भी अपन 2 केस लेते हैं। अगर मेरी कंडीशन होती है दोस्तों ट्रू तो क्या क्या प्रिंट होगा, जब कंडीशन ट्रू होती है तो मेरा स्टेटमेंट फर्स्ट एग्जीक्यूट होगा, स्टेटमेंट फर्स्ट एग्जीक्यूट होगा, एल्स में नहीं जाएगा। और इफ एल्स के बाहर जो स्टेटमेंट है वो आपका एग्जीक्यूट होगा, यानी स्टेटमेंट एक्स भी प्रिंट होगा। अगर मेरी कंडीशन ट्रू होती है दोस्तों तो स्टेटमेंट फर्स्ट एग्जीक्यूट होगा और स्टेटमेंट एक्स एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर कंडीशन दोस्तों यहां पर फॉल्स होती है तो उस केस में इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो गई तो स्टेटमेंट फर्स्ट प्रिंट नहीं करेगा, एल्स वाला पार्ट पे जाएगा, स्टेटमेंट सेकंड प्रिंट करेगा और देन स्टेटमेंट एक्स प्रिंट करेगा जो कि इस इफ एल्स के बाहर है। ठीक है, तो ये तो मेरा एक सेंटेक्स हो गया और देन उसका एग्जीक्यूशन अपन ने यहां पर लिखा। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है दोस्तों, 5 दे रखी है। तो इफ कंडीशन लगाते हैं। सबसे पहली जो इफ कंडीशन है उसको मुझे चेक करना है, 5 क्या छोटा है क्या 1 से। तो कंडीशन क्या हो गई दोस्तों, फॉल्स हो गई। कंडीशन जब फॉल्स हो गई तो हेलो प्रिंट नहीं होगा, हेलो प्रिंट नहीं होगा। उसके बाद में आए x की वैल्यू क्या इक्वल है क्या 5 के, तो 5 क्या इक्वल है क्या दोस्तों यहाँ पर 5 के, यस, कंडीशन इज ट्रू। तो कंडीशन जब ट्रू होती है तो दोस्तों क्या प्रिंट करेगा, HI प्रिंट करेगा। तो ज्योति झा ने और शंभू प्रसाद ने सही आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी, ये वाली कंडीशन चल गई तो एल्स में नहीं जाएगा। ठीक है, तो एक कंडीशन आपकी यहां पर चल रही है जिसको अपन ने प्रिंट करा HI से। तो ये क्वेश्चन नंबर मेरा 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि मेरा क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर दोस्तों यहां पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है जो कि मेन फंक्शन के ऊपर है।
इंटीजर x मेरा एक वेरिएबल है जो कि मेन फंक्शन के ऊपर है, ठीक है। फिर यहाँ पर इफ के अंदर अपन ने x को चेक करा, देन hi प्रिंट करना है कि हाउ आर यू प्रिंट करना है। वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, वो डिपेंड करेगा दोस्तों x की वैल्यू पे। अब x की वैल्यू आपकी नॉन जीरो है, x की वैल्यू अगर नॉन जीरो है तब तो हाई प्रिंट करेगा, और x की वैल्यू अगर जीरो है तो कंडीशन जब फॉल्स होगी तो हाउ आर यू प्रिंट करेगा। अब देखना है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों अगर मेन फंक्शन के ऊपर आपने जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करा है तो उसे अपन क्या कहते हैं दोस्तों, ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। कौन सा वेरिएबल कहते हैं, ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल हमेशा मेन फंक्शन के ऊपर डिक्लेयर होता है। और ग्लोबल वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू, ग्लोबल वेरिएबल की दोस्तों डिफॉल्ट वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ग्लोबल वेरिएबल को आपने इनिशियलाइज नहीं करा है तो भी डिफॉल्ट वैल्यू दोस्तों यहां पर क्या होगी, 0 होगी। और 0 का मतलब क्या होता है, कंडीशन फॉल्स। तो इफ 0, तो 0 का मतलब कंडीशन फॉल्स। तो जब कंडीशन फॉल्स होगी दोस्तों तो किस में जाएगा, एल्स पार्ट में, और एल्स पार्ट में जाके क्या प्रिंट करेगा, हाउ आर यू प्रिंट करेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, हाउ आर यू प्रिंट होगा इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर अपन ने x की वैल्यू को कितना रखा है दोस्तों, यहां पर 0। ये बेसिकली इफ एल्स का केस है, और देन यहां पर स्टेटमेंट x भी प्रिंट कर रखा है। अगर मेरे पास में सिंगल स्टेटमेंट है दोस्तों तो मुझे कर्ली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है, ये जो कर्ली ब्रेसेस है वो लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप लगा दोगे कर्ली ब्रेसेस तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो कर्ली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है, अगर लगा दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा कंडीशन क्या है, x की वैल्यू मैंने इनिशिएट कर रखी है दोस्तों यहां पर 0 से। इफ लगाएंगे, इफ क्या 0 इक्वल है क्या 0 के, 0 इक्वल है 0 के, यस इक्वल है। तो इफ के अंदर क्या आ गया, 1। इफ के अंदर क्या आ गया, 1। और 1 का मतलब क्या होता है दोस्तों, ट्रू। अब जब कंडीशन आपकी ट्रू है तो क्या प्रिंट करेगा, hi प्रिंट करेगा दोस्तों यहां पर, hi। और उसके बाहर आके हेलो को प्रिंट करेगा, क्योंकि एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो शंभू ने लिखा है ऑप्शन नंबर डी, ओके। तो हाई प्रिंट होगा और देन हेलो प्रिंट होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, hi एंड देन हेलो गेट्स प्रिंटेड। तो ये मैंने यहां पर स्टेप बाय स्टेप बताया कि किस तरह से ये प्रोग्राम है वो आपका एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो ट्रू ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। फॉल्स ब्लॉक यहां पर क्या है, एल्स का पार्ट। और दोनों के केस में वो क्या करेगा, कंट्रोल से बाहर आने पे अपन ने हेलो लिख रखा है तो वो तो प्रिंट करेगा ही करेगा। तो मेरा रिजल्ट क्या आ गया, हाई एंड देन हेलो। 26 यू आर राइट, आपने भी आंसर दिया है डी, ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 में मैंने क्या लिखा है, एक इंटीजर वेरिएबल x इक्वल्स टू 5 से इनिशियलाइज करा है। फिर इफ के बाहर लिखा है, इफ लिखा है x लेस देन 1 और देन लास्ट में लगा रखा है सेमी कोलन। इफ के लास्ट में क्या लगा रखा है, सेमी कोलन लगा रखा है, ठीक है। और उसके बाद में अपन ने लिख रखा है प्रिंट एफ देन हेलो। तो दोस्तों मैं इसी प्रोग्राम को इस तरह से रीराइट कर सकता हूं, इसी प्रोग्राम को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं। मैं लिखा वॉइड एंड देन मेन, सेम तरीके से मैं इसको राइट कर रहा हूं, इंटीजर x इज इक्वल टू 5 लिखा यहां पर, x इक्वल टू 5। इफ की कंडीशन लिखी यहां पर, इफ x की वैल्यू क्या है 5, क्या छोटा है क्या 1 से। और देन कर्ली ब्रेसेस अगर आप नहीं लगाते तो सिंगल स्टेटमेंट आप सेमीकोलन लिख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि जो सेमीकोलन है वो मेरा क्या है, सिंगल स्टेटमेंट है दोस्तों। तो अगर मैं कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाऊंगा तो ये सेमीकोलन आपको कहाँ पर दिखेगा, इफ के साथ में दिखेगा। और देन उसके बाहर मुझे क्या मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पर प्रिंट एफ हेलो मिल रहा है, प्रिंट एफ हेलो मिल रहा है, ठीक है। 5 को चाहे तो आप x कर दीजिए, आप 5 की वैल्यू x की वैल्यू रख दीजिए। तो ये जो सेंटेक्स आपने लिख रखा है और ये सेंटेक्स जो लिखा है वो दोनों इक्वल है, ठीक है।
क्योंकि मैंने कर्ली ब्रेसेस नहीं लगा रखा है यहाँ पर, तो कर्ली ब्रेसेस को आप हटा देंगे तो सेमीकोलन मिला मुझे, और सेमीकोलन क्या होगा, लास्ट के अंदर होगा। ठीक है, तो ज्योति कह रही है कि ऑप्शन नंबर बी आएगा, एरर आएगी ज्योति के अकॉर्डिंग। छाविस कह रहा है ऑप्शन नंबर ए आएगा, नथिंग प्रिंटेड। क्यों नहीं प्रिंट होगा छाविस, आप देखिए यहाँ पर मैंने x की वैल्यू क्या रख रखी है, 5 रख रखी है। क्या 5 छोटा है क्या 1 से, कंडीशन हो गई फॉल्स। 5 छोटा है क्या 1 से, कंडीशन हो गई फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हो गई तो इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। इफ वाले ब्लॉक में है क्या, सेमीकोलन है, तो इस वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। उसके बाहर जो प्रिंट एफ है वो तो प्रिंट करेगा ना, छाविस एंड ज्योति। जो इफ के बाहर आपने प्रिंट एफ लिख रखा है वो तो प्रिंट करेगा ही करेगा, क्योंकि आपने इफ को यहां पर टर्मिनेट कर दिया सेमीकोलन से। ठीक है, तो जो इफ के अंदर सेमीकोलन आ गया, इफ के अंदर सेमीकोलन आ गया, ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये सेमीकोलन नहीं प्रिंट करेगा। इसके बाहर आके जो प्रिंट एफ का स्टेटमेंट लिख रखा है हेलो, वो प्रिंट करेगा। तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा कि नहीं आएगा, हेलो प्रिंट होगा। यस, एरर नहीं आएगी इस क्वेश्चन के अंदर दोस्तों। यहां पर सेमीकोलन का मतलब है, क्योंकि कर्ली ब्रेसेस आपने नहीं लगाया तो ये कर्ली ब्रेसेस हटा दूंगा तो ये सेमीकोलन आप चाहे इस सेम लाइन में प्रिंट करो चाहे नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है उसके अंदर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, हेलो आ रहा है, क्योंकि चाहे कंडीशन आपकी ट्रू होगी चाहे कंडीशन फॉल्स होगी, दोनों केस में मेरा रिजल्ट हेलो प्रिंट होगा, क्योंकि वो इफ कंडीशन के बाहर रखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है, उसका थोड़ा साइज कम है क्योंकि प्रोग्राम थोड़ा बड़ा है। यहां पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं क्या लिखा हुआ है। यहां पर लिखा हुआ है एक डबल टाइप का वेरिएबल दोस्तों। क्या लिखा हुआ है, एक डबल टाइप का वेरिएबल लिखा हुआ है जो कि क्या है, CH है। और डबल टाइप के वेरिएबल के लिए एक स्कैनफ फंक्शन लिखा हुआ है, वो क्या कर रहा है, एड्रेस ऑफ CH की वैल्यू ले रहा है। और CH की वैल्यू आपको क्या दे रखा है दोस्तों, यहां पर आपको 1 एंटर करना है। CH की वैल्यू में आपको क्या एंटर करना है, 1 एंटर करना है। ठीक है, लेकिन वो वैल्यू किस टाइप की है दोस्तों, डबल टाइप की वैल्यू है। तो मैंने आपको यहां पर बताया था कि स्विच केस जब आप यूज करते हैं दोस्तों, तो स्विच केस के अंदर क्या अलाउ नहीं है, फ्लोट वैल्यू अलाउ नहीं है दोस्तों, डबल वैल्यू अलाउ नहीं है, लॉन्ग डबल वैल्यू अलाउ नहीं है। क्या लिखें इसको, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड इन स्विच केस, नॉट अलाउड इन स्विच केस। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया मेरा, कंपाइल टाइम एरर, क्योंकि प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने यहां पर डबल वैल्यू किस में पास करी, स्विच केस के अंदर। स्विच केस अलाउ नहीं करता फ्लोट टाइप की वैल्यू, डबल टाइप की वैल्यू और लॉन्ग डबल टाइप की वैल्यू को। ओके, सो कंपाइल टाइम एरर आपके पास में यहां पर आएगी 26। यस, तो ये सिंपल सा आपको ध्यान रखना है कि स्विच केस के अंदर अगर मेरे पास में वेरिएबल फ्लोट यूज कर रहा है या डबल यूज कर रहा है या लॉन्ग डबल यूज कर रहा है तो मेरा कंपाइल टाइम एरर जनरेट करेगा। मुझे देखना ही नहीं है प्रोग्राम में क्या लिखा हुआ है, सिंपल मुझे डबल मिल गया, इसका मतलब मेरा प्रोग्राम है वो कंपाइल नहीं होगा। किस केस के लिए, स्विच केस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 भी सेम टाइप का है, बट यहां पर अपन ने जो वेरिएबल यूज करा वो किस टाइप का यूज करा है दोस्तों, इंटीजर टाइप का यूज करा है, INT। और मुझे इनपुट में क्या लेना है, इनपुट में मुझे 1 एंटर कराना है। तो यानी CH की वैल्यू मेरी क्या होगी, यूजर से इनपुट करने के बाद में CH मेरा 1 हो गया। अब स्विच केस में क्या है, आपने लिखा स्विच, आपने जो स्टेटमेंट लिख रखा है वो क्या लिखा है, स्विच देन CH एंड देन कोमा CH+1, ये लिखा हुआ है दोस्तों। तो CH की वैल्यू यहां पर क्या होगी, 1 देन कोमा CH+1 करा तो कितना हो गया, 2। तो स्विच के अंदर अगर आपने कोमा सेपरेटेड वैल्यू लिख रखी है दोस्तों, तो जो लास्ट वाली वैल्यू होती है वो मेरी फाइनल वैल्यू होती है। स्विच केस के अंदर अगर मैंने 1, 2, 3 लिखा है या 4 लिखा है, जो भी लिखा है, तो जो लास्ट वैल्यू होगी वो मेरी फाइनल वैल्यू होगी, वो वैल्यू एज ए पास होगी। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या मिला, 2 मिला। तो 2 मिलते वो क्या करेगा, केस 2 पे आएगा, क्योंकि 2 नंबर का केस मुझे मैच करना है। 2 मिलते ही मुझे क्या मिला, केस नंबर 2 मिला। और केस नंबर 2 में मुझे क्या प्रिंट करना है, 2 प्रिंट करना है। 2 प्रिंट करेगा और यहां से ब्रेक कर देगा, 2 को प्रिंट करेगा और ब्रेक कर देगा, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा यहां पर रिजल्ट आएगा। बी का जो रिजल्ट है वो क्या है, 2 है। ठीक है, यहां पर कोई रन टाइम एरर नहीं आएगी दोस्तों,
क्योंकि यहाँ पर अपन ने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले रखा है जो कि ch है। यूजर से इनपुट लिया स्कैनफ फंक्शन के थ्रू, ch की वैल्यू को मुझे 1 एंटर करना है। स्विच के अंदर आया ch की वैल्यू कोमा ch+1, क्योंकि कोमा सेपरेटेड वैल्यू है तो जो लास्ट वैल्यू होती है ना वो पिक करता है, तो वो अपन ने पिक करा। केस 2 पे आ गया। केस 2 पे आते वैल्यू क्या प्रिंट करनी है, मुझे स्ट्रिंग वैल्यू प्रिंट करनी है जो कि 2 है, और उसके बाद में ब्रेक करेगा। ब्रेक करते ही स्विच से बाहर आ जाएगा। ओके 26, ठीक है। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस है, वो बेसिकली क्या होता है कि फंडामेंटल्स आपकी फंडामेंटल को मजबूत करता है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको अगर आप सोल्व करेंगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो थ्योरी की आपको जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि आपके पास में डायरेक्टली फंडामेंटल से आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। जब कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो फिर थ्योरी का क्या मतलब होगा। ओके, बाकी थ्योरी वगैरह भी अपन पढ़ेंगे ऑफलाइन क्लासेस वगैरह, जब भी आपके पास सिलेबस वगैरह आ गया। ऑफलाइन क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ में। ऑनलाइन क्लासेस तो है ही है, बाकी ऑफलाइन क्लासेस भी आप आ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पर इफ कंडीशन का ही केस है। ओके, यहाँ पर x की वैल्यू क्या दे रखी है, 0 दे रखी है दोस्तों। और देन मैंने यहाँ पर यूज क्या कर रखा है, x++ यूज कर रखा है। x++ क्या है, पोस्ट फिक्स ऑपरेशन है। तो इफ के अंदर आप क्या लिखेंगे दोस्तों, इफ x की वैल्यू क्या है, 0, इंक्रीमेंट नहीं होगा क्योंकि पोस्ट फिक्स है। तो ये क्या करेगा, x की वैल्यू डायरेक्टली क्या प्लेस करेगा, 0 प्लेस करेगा। कर दिया, तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। एल्स में आएगा, एल्स में आके x की वैल्यू, तो यहां से जो इंक्रीमेंट होगा ना वैल्यू, वो कहां पर आएगा, इस x पे आएगा। यहां पर इनिशियली x की वैल्यू क्या थी, 0। इफ के अंदर आपने चेक करा कंडीशन 0 है ना, कंडीशन 0 का मतलब फॉल्स। फॉल्स हो गया तो इफ में नहीं जाएगा, एल्स में आएगा। एल्स में x की वैल्यू क्या लेगा, जो इंक्रीमेंटेड वैल्यू यहां पर। तो इंक्रीमेंटेड वैल्यू क्या हो गई, 1। क्या 1 = 1 है, क्या है, तो 1 = 1 हो गया। तो रिजल्ट क्या आ गया दोस्तों, फॉल्स आ गया। ठीक है, क्योंकि अपन ने पोस्ट फिक्स लिख रखा है। पोस्ट इंक्रीमेंट कब होता है, सबसे पहले वो कंडीशन को चेक करेगा, कंडीशन चेक करने के बाद में इंक्रीमेंट करेगा। कंडीशन आपने चेक करी, कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई, फॉल्स हो गई तो एल्स पार्ट पे गया, एल्स इफ पे गया। एल्स इफ में x की वैल्यू क्या लेगा, जो इंक्रीमेंटेड वैल्यू है। इंक्रीमेंटेड वैल्यू क्या हो गई, 1। 1 क्या = 1 है, यस। तो क्या प्रिंट करेगा, फॉल्स प्रिंट करेगा, जो भी इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 17 आप देख सकते हैं यहां पर अपन ने एक एग्जांपल लिया है। इफ के अंदर इफ को यूज कर रहा है। जब आप इफ के अंदर इफ को यूज करते हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं, नेस्टेड ऑफ इफ कंडीशन। नेस्टेड ऑफ इफ कंडीशन, नेस्टेड ऑफ इफ कंडीशन। अगर मैंने इफ के अंदर इफ यूज करा है तो वो नेस्टेड ऑफ इफ कंडीशन होती है। तो इसके अंदर क्या है, अगर मेरी फर्स्ट कंडीशन ट्रू होती है दोस्तों तब वो अंदर आने देगा। अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू होती है तब मुझे अंदर आने देगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तब मुझे ये प्रिंट करना इनसाइड इफ। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो मुझे इस इनसाइड एल्स इफ प्रिंट करना है। लेकिन अगर बाहर वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है दोस्तों, बाहर वाली कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है तो डायरेक्टली किस पे आएगा, एल्स पे आएगा। और देन क्या प्रिंट करेगा, इनसाइड एल्स प्रिंट करेगा। तो चेक करते हैं पहली कंडीशन, इफ x की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 0। क्या 0 = 1 है, क्या नहीं है, कंडीशन फॉल्स। तो इफ वाला जो ब्लॉक है वो यहां तक है दोस्तों, इस इफ में जाएगा ही नहीं, इस इफ में जाएगा ही नहीं। तो कहां पर आएगा, एल्स में आएगा। और एल्स में आके क्या प्रिंट करेगा, इनसाइड एल्स प्रिंट करेगा। तो इनसाइड एल्स प्रिंट करने का मतलब है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है 26, बी नहीं होगा, आपने पहले बी लिखा है फिर सी लिखा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, सी है। क्योंकि इफ की पहली वाली जो कंडीशन है वो ही फॉल्स हो गई। अगर वो कंडीशन फॉल्स हो गई तो डायरेक्टली किस पे आएगा, एल्स पे आएगा। और एल्स पे जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसको वो प्रिंट करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 में मेरा रिजल्ट क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 भी सेम वही केस है, नेस्टेड ऑफ इफ स्टेटमेंट का केस है। तो आप देखिए यहां पर x की वैल्यू दोस्तों क्या लिखी, 0। और देखो ये जो इफ और एल्स वाला ब्लॉक है, इफ और एल्स वाला ब्लॉक है वो किस में लिखा हुआ है, इस इफ के अंदर लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए यहां पर अगर मैं बाहर वाली कंडीशन को चेक करता हूं, 0 क्या = है क्या 1 के,
यहां पर इफ लिखा, 0 क्या इक्वल इक्वल है क्या 1 के, कंडीशन क्या हो गई दोस्तों, फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स हो गई तो इस इफ के बाहर कुछ लिखा हुआ है क्या, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो जब कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो कोई भी स्टेटमेंट आपके पास में प्रिंट नहीं होंगे, नो प्रिंट स्टेटमेंट, क्योंकि कंडीशन दोस्तों यहां पर फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स हो गई तो इस इफ के बाहर क्या लिखा हुआ है, कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। जब इफ के बाहर कोई भी स्टेटमेंट नहीं है तो क्या प्रिंट करेगा, नो प्रिंट स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर डी यहां पर प्रिंट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, नो प्रिंट स्टेटमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं दोस्तों। 19 का जो क्वेश्चन है वो स्विच केस के ऊपर है, और स्विच केस में अपन ने x की वैल्यू क्या रखी है 97, जो कि इंटीजर वैल्यू है। और स्विच केस के अंदर आप इंटीजर वैल्यू को एक्सेप्ट करते हैं, इंटीजर भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, शॉर्ट भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, करेक्टर भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, और देन लॉन्ग को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। फ्लोटिंग, डबल और देन लॉन्ग डबल टाइप की वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होती। तो 97, लेकिन स्विच केस के अंदर जो केस की वैल्यू है वो यूनिक होनी चाहिए, यानी सेम वैल्यू को आप मल्टीपल टाइम नहीं लिख सकते केस के अंदर। ठीक है, तो सिंगल कोट ए लिखा हुआ है दोस्तों, तो मैंने आपको यहां पर एक आस्काई का कंसेप्ट बताया था, ASCII वैल्यू याद करने के लिए कहा था कि अगर 65 से लेके 97 तक, सॉरी 90 तक, 65 टू 90 वो किसके लिए होता है, कैपिटल A टू कैपिटल Z के लिए होता है। 97 से लेके 122 तक आप लिखते हैं स्मॉल a टू स्मॉल z, और 48 से लेके 57 तक जो वैल्यू होती है वो किसके लिए होती है, 0 टू 9 के लिए होती है। ओके, तो 19 के अंदर ऑप्शन आया 26 का कि डी आएगा, जबकि डी नहीं है 26। ऑप्शन इसका जो होगा वो क्या होगा, सी होगा, डुप्लीकेट केस वैल्यू एरर। क्यों आएगी डुप्लीकेट केस वैल्यू एरर, क्योंकि सिंगल कोट ए की जो वैल्यू वो यहां पर कितनी हो गई 97, और यहां पर भी आपको दे रखा है 97। तो केस आपके क्या होने चाहिए, यूनिक होने चाहिए। केस मस्ट बी यूनिक, केस वैल्यू मस्ट बी यूनिक, केस वैल्यू मस्ट बी यूनिक, यूनिक होनी चाहिए, वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती। अगर डुप्लीकेट होती है तो डुप्लीकेट केस वैल्यू एरर जनरेट करता है। तो 26 इसका जो आंसर होगा 19 का वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, न कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, करेक्टर अपन अलाउ कर सकते हैं किसके अंदर, स्विच केस के अंदर, बट डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं कर सकते हैं। केस के अंदर जो वैल्यू होती है वो यूनिक होती है। ओके, तो यहां पर 97 2 टाइम दे रखा है, तो इसका मतलब ये एरर है, किस टाइप की, डुप्लीकेट केस वैल्यू एरर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों स्विच केस से रिलेटेड ही है। प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर आपने लिखा डू के अंदर कितने करेक्टर है दोस्तों, 2 करेक्टर है, यानी जो स्विच में मेरे पास में लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, प्रिंट एफ, और इन्वर्टेड कोमा के अंदर डू लिखा हुआ है। तो प्रिंट एफ का काम क्या है, जो आपने स्टेटमेंट लिखा है उसको प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट करा इसने डीओ प्रिंट करा दोस्तों, क्या प्रिंट करा, डीओ प्रिंट करा। अब प्रिंट एफ फंक्शन क्या रिटर्न करता है, प्रिंट एफ फंक्शन रिटर्न करता है कि आपने कितने करेक्टर स्क्रीन पे प्रिंट करें, कितने करेक्टर स्क्रीन में प्रिंट करें। तो आपने दोस्तों करेक्टर कितने प्रिंट करें, 2, क्योंकि डू के अंदर डीओ 2 करेक्टर है। तो ये प्रिंट एफ फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा यहाँ पर 2। स्विच के अंदर क्या रिटर्न करेगा, स्विच एंड देन 2 इसके पास में आएगा, स्विच 2। अब स्विच के अंदर 2 आ गया तो कौन सा केस चलेगा, 2 नंबर का। स्विच के अंदर अगर 2 आता है तो कौन सा केस चलेगा, 2 नंबर का, और 2 नंबर में प्रिंट क्या है, सेकंड। 2 नंबर में प्रिंट क्या है, सेकंड। तो मेरा आंसर क्या हो गया, डू एंड देन सेकंड, ऑप्शन नंबर सी। 26 डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए यहां पर प्रिंट एफ ने डू को प्रिंट करा, और डू के अंदर करेक्टर कितने हैं, 2, तो केस नंबर 2 मैच करेगा, केस नंबर 2 पे आया। सेकंड को प्रिंट करा, ब्रेक मिला, ब्रेक जैसे ही मिलता है तो वो स्विच से बाहर आता है, स्विच से बाहर आता है। ओके, तो 26 इसका आंसर क्या होगा, डू एंड देन सेकंड होगा। डू तो इसने प्रिंट करा प्रिंट एफ ने, और 2 यहां पर प्रिंट एफ ने रिटर्न करा, तो स्विच में इंटीजर वैल्यू आ गई 2।
2 मिला तो केस नंबर 2 एग्जीक्यूट होगा, और केस नंबर 2 में आपने क्या प्रिंट करा है, सेकंड प्रिंट करा है, सेकंड प्रिंट होगा और ब्रेक करते ही स्विच से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 भी आपके पास में स्विच केस से रिलेटेड ही है। ओके, यहां पर ए की वैल्यू आपने दोस्तों कितना लिख रखा है, 1 लिख रखा है। स्विच में आपने ए को पास करा, लेकिन केस में आपने क्या लिखा, सिंपल ए लिखा। सिंपल ए क्या है, वेरिएबल है। ओके, और केस के अंदर आप डायरेक्टली वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते। केस डजंट अलाउ वेरिएबल नेम, वेरिएबल के नेम को अलाउ नहीं करता है दोस्तों। केस के अंदर केवल और केवल आप कांस्टेंट वैल्यू लिख सकते हैं। यहां पर ए मेरा एक वेरिएबल है, आपने केस ए लिख दिया तो ए मेरा क्या है, एक वेरिएबल है, और केस के अंदर आप वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या देगा ये दोस्तों, कंपाइल टाइम एरर देगा। ऑप्शन नंबर डी आएगा इसका, क्योंकि केस के अंदर वेरिएबल अलाउ नहीं होता। केस के अंदर केवल और केवल आप कांस्टेंट वैल्यू लिख सकते हैं, जैसे मैंने 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, या सिंगल कोट के अंदर मैंने ए लिखा था प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर। सिंगल कोट के अंदर ए लिखने का मतलब उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी जो कि 97 है। ठीक है, वो कांस्टेंट है। लेकिन यहां पर ए आपका एक वेरिएबल है जो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। तो अगर वेरिएबल होता है तो उसको आप डायरेक्टली केस में यूज नहीं कर सकते। केस में अगर आप वेरिएबल को यूज करते हैं तो उसे अपन कहते हैं कंपाइल टाइम एरर। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या आएगा, कंपाइल टाइम एरर आएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 में मेरा जो स्विच केस का सिंटेक्स लिखा हुआ है, उस स्विच केस के सिंटेक्स को मुझे इफ के केस में राइट करना है। तो स्विच केस में देखिए कि अगर मुझे CH की वैल्यू या तो मिलेगी A तो मुझे ट्रू प्रिंट करना है, या मिलेगी मुझे सिंगल कोट A तो मुझे ट्रू प्रिंट करना है। तो जब आपके पास में चाहे A मिलो चाहे कैपिटल A मिलो तो प्रिंट क्या करना है, मुझे ट्रू। तो उसके लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, इफ के अंदर लॉजिकल और ऑपरेटर यूज करना पड़ता है। क्या यूज करना पड़ेगा, लॉजिकल और ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। और लॉजिकल और ऑपरेटर का सिंटेक्स क्या है दोस्तों, यहां पर C। चाहे वो सिंगल कोट A हो चाहे वो सिंगल कोट कैपिटल A हो, अगर सिंगल कोट स्मॉल a है या सिंगल कोट कैपिटल A है तो मुझे प्रिंट क्या करना है, ट्रू प्रिंट करना है। तो ये जो इफ कंडीशन लिखी है उसको अपन ने कन्वर्ट कर दिया स्विच केस के अंदर। तो अगर इस इफ कंडीशन को स्विच केस में कन्वर्ट करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो अपन को पूछा गया है इस स्विच केस का इफ के अंदर क्या कंडीशन बनेगी, तो वो अपन ने यहां पर लिख दी। क्योंकि ये जो स्विच केस है आइदर वाला केस बन रहा है, या तो A हो या कैपिटल A हो। तो ऑप्शन नंबर C मेरा इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर ऑप्शन नंबर C आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन, जो कि क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 भी स्विच केस के ऊपर बेस्ड है। ओके, यहां पर देखिए I की वैल्यू अपन ने 5 रख रखी है और केस 3 से स्टार्ट करा है। केस 3 में मैंने 3 प्रिंट करा है, केस 4 में मैंने 4 प्रिंट करा है, केस 5 में 5, केस 6 में मैंने 6 प्रिंट करा है, और 6 प्रिंट करने के बाद में ब्रेक लिखा है, और देन केस 7 में 7 प्रिंट करा है, डिफॉल्ट के अंदर डिफॉल्ट प्रिंट करा है। तो दोस्तों स्विच के अंदर जब आपने ब्रेक लगा दिया, जहां पर आप ब्रेक लगाते हैं उसके आगे के स्टेटमेंट आपके एग्जीक्यूट नहीं होते। तो आपने I की वैल्यू दोस्तों यहां पर कितनी लिखी, 5 लिखी। I की वैल्यू कितनी लिखी, 5 लिखी। तो यहां पर I की वैल्यू 5 आएगी। तो 5 का केस मैच करेगा, कौन सा केस मैच करेगा, केस 5 मैच करेगा। केस 5 मैच करते इसने क्या प्रिंट करा, सबसे पहले 5 प्रिंट करा। अब इसके बाद में ब्रेक नहीं है, 5 के बाद में ब्रेक नहीं है, तो वो क्या करेगा, दूसरे वाले केस पे जंप करेगा। वहां पर केस 6 है, उसमें क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। तो 5 के बाद में इसने क्या प्रिंट करा, 6 प्रिंट करा। 6 प्रिंट करने के बाद में ब्रेक मिला इसको, ब्रेक मिलते ही क्या करता है, वो डायरेक्टली स्विच केस के बाहर आता है यहां पर। तो मेरा रिजल्ट क्या आ गया दोस्तों, C, 5 एंड देन 6 प्रिंट होगा, क्योंकि यहां पर ब्रेक लिख रखा है। और अगर ब्रेक नहीं होता तो दोस्तों क्या होता, अगर यहां से अगर मैं ब्रेक हटा देता तो उस केस में क्या प्रिंट होता, उस केस में 5 भी प्रिंट होता, 6 भी प्रिंट होता, 7 भी प्रिंट होता और देन डिफॉल्ट भी प्रिंट होता। क्योंकि ब्रेक नहीं मिलेगा
तो वो क्या करेगा, सेम सीक्वेंस के अंदर जब तक आप एंड तक नहीं आते तब तक की स्टेटमेंट वो एज इट इज प्रिंट करता जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 में आंसर मेरा क्या है, सी है, क्योंकि मैंने यहां पर ब्रेक को यूज करा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 में मैंने इफ के अंदर क्या लिख रखा है, माइनस के 100 लिखा हुआ है। ठीक है, इफ के अंदर क्या लिखा हुआ है, माइनस के 100 लिखा हुआ है। तो मैंने आपको बताया था, चाहे मैं माइनस के 100 लिखूं, चाहे मैं प्लस के 100 लिखूं, ये मेरे क्या होते हैं, नॉन जीरो वैल्यू होती है। ओके, इसे अपन क्या कहते हैं, नॉन जीरो वैल्यू। और नॉन जीरो वैल्यू पे दोस्तों कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है। तो जब आपके पास में ट्रू होगा तो मेरा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ओके, और इफ ब्लॉक में आपने क्या लिख रखा है दोस्तों, नेगेटिव नंबर लिख रखा है। चाहे मैं यहाँ पर 100 लिखूं, चाहे मैं माइनस 100 लिखूं, उस पर कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है, क्योंकि वो किस टाइप की वैल्यू है, नॉन जीरो वैल्यू। नॉन जीरो वैल्यू का मैंने कंसेप्ट आपको बताया था, एनी पॉजिटिव वैल्यू, एनी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू इज ट्रीटेड एज नॉन जीरो वैल्यू। उसे अपन क्या कहते हैं, नॉन जीरो वैल्यू कहते हैं। और नॉन जीरो के लिए कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है, यानी 1 होती है। ओके, तो आउटपुट क्या आएगा इसका, नेगेटिव नंबर प्रिंट होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे, क्वेश्चन नंबर 25 मेरा छोटा सा ऑपरेटर मुझे चेक करना है कि जो कंडीशनल ऑपरेटर है, कंडीशनल ऑपरेटर जिसे अपन कहते हैं क्वेश्चन मार्क एंड देन कोलन साइन, क्वेश्चन मार्क एंड देन कोलन साइन, ये कहलाता है कंडीशनल ऑपरेटर। इस कंडीशनल ऑपरेटर का दूसरा नेम क्या है दोस्तों, तो दूसरा नेम इसका होता है टर्नरी ऑपरेटर। क्या नेम है, टर्नरी ऑपरेटर। अब ये टर्नरी ऑपरेटर काम कैसे करता है, ऑप्शन तो इसका डी आएगा। मैं एक एग्जांपल बता देता हूं कैसे टर्नरी ऑपरेटर काम करता है। मान लीजिए दोस्तों यहां पर मैंने एक इंटीजर वेरिएबल लिखा, ए की वैल्यू रखी मैंने 10 और बी की वैल्यू रखी 20। ओके, और एक सी वेरिएबल लिखा। नाउ सी जो वेरिएबल है उसमें मैंने लिखा ए क्या छोटा है क्या बी से, अगर छोटा है तो ए की वैल्यू प्रिंट करो या फिर बी की वैल्यू प्रिंट करो। तो मुझे प्रिंट क्या करना है दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन में मुझे सी की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो मैंने लिखा परसेंटेज डी एंड देन कोमा सी। ठीक है, तो मैंने एक क्वेश्चन ये बनाया, ये मेरा क्वेश्चन बन गया। ठीक है, इसमें आप सी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, 10 क्या छोटा है क्या 20 से, अगर कंडीशन ट्रू है तो मुझे ए की वैल्यू प्रिंट करनी है और कंडीशन फॉल्स है तो बी की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 छोटा है क्या 20 से, यस 10 छोटा है 20 से, कंडीशन ट्रू हुई। कंडीशन ट्रू होते ही क्या करेगा, ये 10 जो वैल्यू है वो किस में पुट कर देगा, सी के अंदर पुट कर देगा। और इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 10 आएगा। ओके, अब यहां पर मैं सी वाली कंडीशन को अगर चेंज कर देता हूं, सी वाली कंडीशन को मैंने लिखा सी इज इक्वल टू क्या ए ग्रेटर देन बी है क्या, तो ए एंड देन बी। वैल्यू मैंने सेम रखी, ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है। तो दोस्तों 10 क्या ग्रेटर देन है क्या 20 के, तो नहीं है। तो मुझे क्या प्रिंट करना है, जो बी की वैल्यू है, और बी की वैल्यू किस में स्टोर करना है, सी के अंदर। तो ये बी की वैल्यू किस में आ जाएगी, सी के अंदर आ जाएगी। तो अगर मैं ये वाली कंडीशन लगाता हूं दोस्तों तो उस केस में मेरा रिजल्ट जो सी का आएगा वो कितना आएगा, सी इक्वल्स टू 20 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कंडीशनल ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। कंडीशनल का मतलब जिसे अपन कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी का मतलब जिसके पास में 3 ऑपरेंड यानी 3 ब्लॉक्स होते हैं। 3 ब्लॉक्स कैसे हुआ, ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया, ये मेरा सेकंड पार्ट हो गया, ये मेरा थर्ड पार्ट हो गया। टर्नरी का मतलब 3, बाइनरी का मतलब 2 और यूनरी का मतलब सिंगल ऑपरेंड। अगर मेरे पास में यूनरी ऑपरेटर होता है तो सिंगल ऑपरेंड होगा। जैसे मैं यूनरी का अगर एग्जांपल देता हूँ, यूनरी, तो यूनरी में कौन से ऑपरेटर आ गए, जैसे मैंने प्लस ए लिखा, ये यूनरी हो गया, सिंगल ऑपरेंड है। माइनस ए लिखा, ये यूनरी है। ए प्लस प्लस यूनरी है, प्लस प्लस ए यूनरी है, माइनस माइनस ए माइनस माइनस, नेगेशन ऑफ ए, ये यूनरी टाइप के ऑपरेटर हो गए। और अगर मैं बाइनरी पे आता हूँ तो बाइनरी का मतलब हो गया कि मुझे 2 ऑपरेंड की जरूरत पड़ेगी। जैसे मैंने ए प्लस बी लिखा, ये बाइनरी हो गया, ए माइनस बी, ए मल्टीप्लाई बाई बी। इस तरह के जो ऑपरेटर्स होते हैं उसमें आप क्या करते हैं, बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। और टर्नरी का मतलब जिसमें मैं 3 ऑपरेंड का यूज करता हूँ।
तो आपको इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि कंडीशनल जो ऑपरेटर है उसका दूसरा नाम क्या है। तो कंडीशनल ऑपरेटर का दूसरा नाम दोस्तों यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर है, जो कि इसका ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर आज अपन ने 25 क्वेश्चंस को लिया है दोस्तों। तो आपको अच्छा लगा होगा आज का सेशन, क्योंकि आज अपन ने कंडीशनल ऑपरेटर्स का यूज करा है। हरिओम, गुड इवनिंग। ओके, तो आज अपन ने 1 से लेके 25 तक के क्वेश्चन है वो सोल्व करें, जो कि कंडीशनल ऑपरेटर प्लस इफ कंडीशंस, नेस्टेड ऑफ इफ स्टेटमेंट, स्विच केस स्टेटमेंट्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन थे। ओके, तो आज का सेशन अपन यहीं पर कंप्लीट करते हैं दोस्तों। और आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और देन कमेंट राइट करिए। ओके, अगर कोई भी आपको डाउट होती है तो आप डायरेक्टली कमेंट लिख के हमें पूछ सकते हैं। अगर सेशन के रिगार्डिंग अगर कोई डाउट है तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उन्नति क्लासेस में आके ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि गोपालपुरा त्रिवेणी नगर में अवेलेबल है। ठीक है, तो दोस्तों आज का टॉपिक अपन यहीं पर कंप्लीट करते हैं। जय हिंद, जय भारत।